नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम इतिहास के कुछ एमसीक्यूज है उनको डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जामों में इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही एग्जामों में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, देखिए मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ दूंगा, आप इसे खुद सॉल्व करेंगे और फिर मैं इसके बाद में आंसर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? तो इसमें से ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो इनमें से कौन सही आंसर है? कौन सा बंदरगाह था जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे फेमस था और ये कहां पर था? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है लोथल। ये गुजरात वाले क्षेत्र में स्थित था और सिंधु घाटी सभ्यता का ये बंदरगाह था। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है? गंगा का, यमुना का, सिंधु का या सरस्वती का? तो इनमें से कौन सी नदी है जिसका ऋग्वेदिक में सबसे अधिक बार उल्लेख मिलता है? तो वो है, इसका ऑप्शन है डी, सरस्वती का सबसे ज्यादा उल्लेख ऋग्वेदिक काल में मिलता है। इस नदी को सबसे पवित्र और महानदी माना गया था और नदियों की माता भी इसे कहा गया था। पहला क्वेश्चन का ये जो है आंसर वो है लोथल, जो गुजरात में स्थित था, मैंने आपको कहा। और यहाँ पर डकयार्ड मिला है जहाँ पर जहाज बनाए जाते थे, वो मिला है। इससे पता चलता है कि यहाँ समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो इसका आंसर ये था। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या कुशीनगर में? तो इसका क्या सही आंसर होगा, आप बताइए। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। इसका सही आंसर बी है, जो नेपाल वाले क्षेत्र में स्थित है। चौथा क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप बताइए कौन थे? ऋषभदेव थे, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या नेमिनाथ थे? तो इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है? जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? आप जल्दी बताइए। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म की शुरुआत जो की थी, जो पहले तीर्थंकर हुए वो ऋषभदेव हुए। तो इसे आप याद रखिए। ये यहाँ पर है, महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे और उनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। और जो तीसरे क्वेश्चन का है आंसर वो लुम्बिनी था। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था और नेपाल में स्थित थी, ये लुम्बिनी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आगे आने वाले टाइम में और भी मैं लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें और टफ क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाएंगे। तो पहले आप इसका बताइए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अशोक ने की थी, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त ने? तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। छठा क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? कौन सा वो युद्ध था जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो कौन सा वो युद्ध था? ये युद्ध कलिंग का युद्ध था और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मरा हुआ देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध। ये आपको यहाँ पर दे दिया है। कलिंग वार जो था, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु को देखकर, बहुत सारे लोगों को इन्होंने मारा था, उसको देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सातवां क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो इसका क्या सही आंसर होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, समुद्रगुप्त के शासनकाल में, अशोक के या हर्षवर्धन के? तो इसके शासनकाल में जो मेगास्थनीज था वो आया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज जो था वो भारत
आया था, इसके दरबार में आया था। 8वां क्वेश्चन है अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी वो किसने लिखी? कालिदास ने, कौटिल्य ने, वाणभट्ट या पाणिनि ने? तो किसने जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो लिखी? तो ये जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी कौटिल्य ने। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र की किताब लिखी थी। तो इसे आप यहाँ पर राजनीति के बारे में बताया गया था इस किताब में, और प्रशासन की जानकारी भी यहाँ पर दी थी कौटिल्य ने। ये 7वें क्वेश्चन का है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजदूत बनकर आया था जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक भी लिखी थी, ये भी आप याद रखिए। 9वां क्वेश्चन है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? लोह युग, स्वर्ण युग, वैदिक युग या पाषाण युग? तो किस युग में जाना जाता है गुप्त काल को, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्वर्ण युग के नाम से गुप्त काल को जाना जाता है, क्योंकि इस युग में कला को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया था, और यहाँ पर जो भी विज्ञान होता था, गणित होता था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका यहाँ पर बहुत सम्मान और बहुत ही प्रोत्साहन दिया गया था, इसलिए इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। 10वां क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ये किताब किसने लिखी थी? तो कालिदास जी ने, पाणिनि ने, वाणभट्ट या हरिशेन? तो किसने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति? तो इसकी जो रचना की थी वो हरिशेन ने की थी। हरिशेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसने समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में इसमें लिखा था। तो प्रयाग प्रशस्ति जो था वो हरिशेन ने समुद्रगुप्त के विजयों के वर्णन इसमें किया था। और गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ कला, साहित्य और विज्ञान बहुत विकास हुआ था, इसलिए भारत का स्वर्ण युग इसे कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्यन जो आए थे, आर्य लोग, वो पहले कहाँ बसे थे? बिहार में, बंगाल में, गुजरात में या पंजाब में? तो आर्य जो आए थे वो पहले पंजाब वाले क्षेत्र में बसे थे, क्योंकि ये मध्य एशिया से आए थे और वहां पर पंजाब वाले क्षेत्र में ये आकर बस गए थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता और पंजाब का क्षेत्र था, यहाँ पर जो विकसित हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहीं के क्षेत्र में ये लोग बसे हुए थे। 12वां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? वेद, त्रिपिटक, उपनिषद या आगम? तो इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है? देखिए, ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आप इसको बताइए कि 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। देखिए, ये 3 ग्रंथ है, इसमें सुक्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। सुक्त पिटक में क्या है कि जो बुद्ध भगवान जो थे उनके विचार लिखे गए हैं। विनय पिटक में जो भिक्षु होते थे उनके नियम लिखे गए हैं, और अभिधम पिटक में जो भी बुद्ध का दर्शन है उसके बारे में लिखा गया है। तो ये 3 ग्रंथ थे, इसलिए इन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बता दिया है कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे, और आर्यन जो आए थे वो पंजाब के क्षेत्र में यहाँ पर बसे थे। 13वां क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, पाटलिपुत्र में, कुंडग्राम में या राजगृह में? देखिए, इससे पहले मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया है, उस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है जो मैंने आपको बताया था ना आंसर इसका, पिछले क्वेश्चन का जो पहले करवाया था, तो उसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। तो कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 14वां क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो आप बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश या गुजरात में? कहाँ पर स्थित है? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार के क्षेत्र में स्थित है, और यहाँ पर विदेशों से भी पढ़ने के लिए आते थे स्टूडेंट। और 13वें क्वेश्चन का आंसर है महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। 15वां क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने की थी? तो आप बता सकते हैं
धर्मपाल ने की थी, अशोक ने की थी, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो धर्मपाल ने की थी। तो इसका सही आंसर ए है। 16वां क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? कालिदास, जयदेव, वाणभट्ट या भवभूति? कौन थे गीत गोविंद के लेखक? तो इसका सही आंसर है जयदेव, ऑप्शन बी, जो गीत गोविंद के लेखक थे। और इन्होंने भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित ये जो काव्य था इसके बारे में लिखा था। 15वें क्वेश्चन का जो आंसर था वो धर्मपाल था। पाल वंश के राजा धर्मपाल थे और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। 17वां क्वेश्चन है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? ये पुस्तक थी, इसके लेखक कौन थे? कालिदास जी, वाणभट्ट, पाणिनि या पतंजलि? तो इनमें से कौन सा सही आंसर है? हर्षचरित के लेखक। इसके जो लेखक थे वो थे वाणभट्ट। वाणभट्ट जी ने हर्षचरित लिखी थी। 18वां क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास जी की, तुलसीदास जी की, भवभूति की या वाणभट्ट की? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी थी। यहाँ पर दिया है अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध नाटक है और वाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की थी जिसमें हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन किया था। तो इसे आप याद रखिए। 19वां क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। तो कौन था भारत आने वाला पहला चीनी यात्री? अल बरूनी था, हेनसांग था या इत्सिंग था या फाहियान था? तो इसका सही आंसर है फाहियान, जो भारत में आया था और चीन से ही आया था भारत में। 20वां क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन या कनिष्क ने? तो कौन करवाएगा सांची स्तूप का निर्माण? तो ये जो स्तूप बनाया था वो अशोक के शासनकाल में बना था और अशोक ने सांची स्तूप की स्थापना करवाई थी। ये यहाँ पर लिखा है, फाहियान जो है वो गुप्त काल में भारत आया था और उसने भारत समाज का वर्णन किया था। 20वां क्वेश्चन, अशोक ने शांति स्तूप का निर्माण करवाया और ये बौद्ध साहित्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। 21वां क्वेश्चन है कि कनिष्क किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का, कुषाण वंश का, मौर्य वंश का या सातवाहन वंश का? तो कनिष्क जो था वो किसका शासक था? वो कुषाण वंश का शासक था। 22वां क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? संस्कृत भाषा का व्याकरण पतंजलि ने लिखा या वाणभट्ट ने, कालिदास जी ने या पाणिनि ने? तो किसने लिखा था आप बताइए। संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण जो लिखा था वो पाणिनि ने लिखा था और जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा जो संस्कृत व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया। और जो 21वां क्वेश्चन है वो कुषाण वंश है। कुषाण वंश का महान शासक था, उसके शासनकाल में क्या हुआ, इसने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसका भी आयोजन इसने करवाया था। तो इसे आप याद रखिए। 23वां क्वेश्चन है, चरक संहिता का संबंध किससे है? चरक संहिता जो लिखी थी उसका संबंध किससे था? गणित से, राजनीति से, चिकित्सा से या ज्योतिष से? तो किससे इसका संबंध था? चरक संहिता जो है उसमें चिकित्सा के बारे में लिखा गया है। 24वां क्वेश्चन है, आर्यभट्टीय के लेखक कौन थे? तो कौन थे? वारमिहिर थे, आर्यभट्ट थे या भास्कराचार्य थे या नागार्जुन थे? तो कौन थे इसके लेखक? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट जो थे वो आर्यभट्टी के लेखक थे। इसमें जो थे उन्होंने शून्य ग्रहों और गणित के कई सिद्धांत के बारे में बताया था आर्यभट्ट ने। और 23वां क्वेश्चन जो है वो चिकित्सा से संबंधित था। 25वां क्वेश्चन है कि
अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म? तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर एलोरा और अजंता की गुफाएं भी, यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। वहाँ पर बौद्ध धर्म के चित्र यहाँ पर बने हुए हैं इनकी दीवारों में, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 26वां क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी, कालिदास जी, बाणभट्ट या भवभूति? तो इसका सही आंसर है दंडी, जिन्होंने 10 कुमार चरित्र संस्कृत साहित्य की रचना की। इसमें 10 राजकुमारों की कहानियां वर्णित हैं। और ऑप्शन जो 25वां का था वो बौद्ध धर्म था। अजंता केव अपनी सुंदर बौद्धिक चित्रकला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो गुफाएं हैं इसको यूनेस्को में भी रखा गया है। 27वां क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में, पाली में, तमिल में या प्राकृत में? तो किस में लिखा गया? संगम साहित्य जो था वो तमिल भाषा में लिखा गया। 28वां क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस वंश से संबंधित है? जो नटराज की मूर्ति मिली थी यहाँ पर कांस्य की, जिसमें उसके 4 हाथ थे, तो वो किससे संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? मौर्य से, चोल से, गुप्त से या कुषाण से? तो नटराज की जो मूर्ति थी वो चोल वंश से संबंधित है। ये चोल वंश का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें भगवान शिव को नृत्य मुद्रा में दर्शाया गया है। और जो 27वां क्वेश्चन है वो तमिल है। जो संगम लिटरेचर है वो दक्षिण भारत के प्राचीन तमिल साहित्य का संग्रह है। इसमें तत्कालीन समाज और संस्कृति का वर्णन किया गया था। 29वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? लोह युग, ताम्र पाषाण युग, नव पाषाण युग या कांस्य युग? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कांस्य युग से संबंधित थी, तो इसे आप याद रखिए। 30वां क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? अशोक से, समुद्रगुप्त से, हर्षवर्धन से या चंद्रगुप्त मौर्य से? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसका जो आंसर है वो समुद्रगुप्त है। इसमें प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया है और इसे हरिशेन ने लिखा था। और 29वां क्वेश्चन है, कांस्य युग, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग से संबंधित थी और इसमें तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य की धातु बनाई गई थी, इसलिए इसे कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। तो ये थे 30 क्वेश्चन जिनके बारे में हमने आज डिस्कस किया। और ये जो 30 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए, हम एमसीक्यू इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी तैयारी के बारे में हमें पता चल जाए। जो भी आप पढ़ते हैं उसके बारे में पता तभी चलेगा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और आपको ये भी पता चलेगा कि मेरी याद करने की जो क्षमता है वो कितनी है, मैं कितने फैक्ट को याद कर सकता हूँ, कितने चीज़ों को याद रख सकता हूँ। तो ये एमसीक्यू बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।